नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कैग का आर्टिकल 149 के आगे पढ़ेंगे, यानी 149 से पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोग शुरुआत कैग का पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा था, बेसिक सी बातें वहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि कैग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। वह इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना 1949 में, जब हम लोग का संविधान में इंटरलिंक किया गया तो वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बन गया था। हालांकि हम लोग ये भी देखे थे कि आर्टिकल 1919 के द्वारा, यानी 1919 अधिनियम के द्वारा, जो भारत का यानी ब्रिटिश सरकार में जो कैग था वह स्वतंत्र अधिकार हो गया था। और वह स्वतंत्र होते हुए भी, यानी सरकार से स्वतंत्र होते हुए भी वैधानिक था। बाद में 1935 में हम लोग देखे थे कि उसको प्रोविंशियल ऑडिट करने का भी अधिकार मिल गया। 1936 में उसको उसके फंक्शंस के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट आ गई और वही 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये सब बेसिक्स बातें हम लोग देखे थे। हम लोगों ने ये भी जाना था वहाँ पर कि ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अकाउंटेबल सरकार को बनाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या जो 3PP मॉडल पर काम कर रहे हैं उनको भी वो अकाउंटेबल्स बनाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखे थे कि वो चीफ गार्जियन था इंडियन ऑडिट्स और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ब्रिटेन का कैग और भारत के कैग में क्या अंतर है वर्क नेचर में, वो भी हम लोगों ने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। आप जाकर अगर नहीं देखे तो उसको देखिएगा तो आपको समझ में क्लियर कट आ जाएगा क्या अंतर है। इसके अतिरिक्त हम लोग 148 कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 148, जिसमें कैग के पद का नाम, उसका ऑफिस ऑफ कैग, उसके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स, ओथ के बारे में, रिमूवल के बारे में, कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने वहाँ अध्ययन किया था। अब हम लोग उसके आगे आर्टिकल 149 के बारे में बात करेंगे, जो कैग का चर्चा है 149 में। उसके ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको 149 को। तो देखेंगे इसमें कर्तव्य और शक्तियां, ड्यूटीज एंड पावर्स का उल्लेख किया गया है और ये अपना शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो 148 में अन्य जगह से भी इसको डिराइव किया हुआ है, पावर और ड्यूटीज के बारे में, कार्य और शक्तियों के बारे में। तो इसका जहाँ पूरा डिराइव हम लोग पावर और ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में जब देखते हैं तो पूरा देखेंगे 148 भी उसमें आ जाता है, 149 भी है, 150 भी है और 151 भी है। यानी 149 में लगभग सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो मेन पॉइंट्स है उनका, क्योंकि ये ड्यूटी और पावर के बारे में है उनका। तो इसके लिए देखेंगे कि पहला जो डिराइव्स पावर है, ड्यूटीज एंड पावर के संदर्भ में जो उनका डिराइव्स, जहाँ से वो शक्ति लेते हैं, वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक चारों आर्टिकल उनको इनरीच करता है। तो चारों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उनके ड्यूटीज एंड पावर से रिलेट कर। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो कैग का ड्यूटीज, पावर और कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो है एक्ट 1971, यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 पूरा उनके ड्यूटीज, पावर और कंडीशन ऑफ सर्विसेज को एक्सप्लेन करता है। यानी यहाँ पर 148 भी है, 149 का भी आप देखेंगे पार्ट्स रहेगा, 150 के भी बारे में है और 151 के बारे में भी एक्ट में डिटरमाइन किया गया। तो ये भी हम लोग पॉइंट्स देखेंगे कि वहाँ से वो डिराइव करता है। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो बताता है कैग का आगे तक काम है। जैसे आजकल 3PP जो PPP मॉडल के इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो सब
इनके अंडर में आ गया है। आजकल देख रहे हैं क्लाइमेट इश्यूज पर बहुत सारे एनजीओ को फंडिंग दिया जा रहा है, वो सब भी इनके दायरे में आ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट से इनका एरिया ऑफ ड्यूटी बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि यहाँ तक आप एक्सपेंड कर लीजिए, अपना ऑडिट करिए आगे के क्षेत्रों में भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो कैग का कार्य क्षेत्र होता है वो आगे तक बढ़ता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे रेगुलेशन ऑन द ऑडिट एंड अकाउंटिंग 2007, तो 2007 में ऑडिट और अकाउंटेंट पर रेगुलेशन आया, अधिनियम आया, उससे भी डिराइव्स होता है ड्यूटीज एंड पावर्स का। तो ये सब हम लोग जान गए कि आर्टिकल 148 में जो ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में दिया गया है, उसके शक्ति के कई आधार हैं, वहाँ से वो शक्ति भी प्राप्त करता है, डिराइव्स करता है और आर्टिकल 149 को मजबूत बनाता है। तो ये सब हम लोग पॉइंट्स देख लें, 149 से ही कोरिलेट कर ये बनाई भी गई है, चाहे वो एक्ट हो या कोई भी हो, उसको पूरा करने के लिए ये उसी संविधान के तात्पर्य निकाल कर बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग ड्यूटीज के बारे में उनका देखें तो आप देखेंगे कि जो कैग, भारत का कैग होता है, हम लोग जान चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में कैग के, इनका मूल जो भारत का जो कैग होता है उनका मूल काम ऑडिटिंग है। तो ये जो ऑडिटिंग करते हैं, अकाउंट्स के ऑडिटिंग जो करते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का है, भारत के संचित निधि का, राज्यों के संचित निधि का, विधानसभा जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है वहाँ के भी कंसोलिडेटेड फंड का ये ऑडिटिंग करते हैं। यानी हम लोग को ये समझ में आ रहा, पहला ही इनका जो ड्यूटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऑडिटिंग करते हैं कंसोलिडेटेड फंड का खर्च का, एक्सपेंशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, यानी संचित निधि से जो खर्च किया गया है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और उन यूनियन टेरिटरी का जहां पर विधानसभा है, तो उनका यह चेक करता है। बाकी जहां विधानसभा नहीं है तो वहां तो डायरेक्ट सेंटर से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से पहला ड्यूटीज हम लोग को पता चल गया। दूसरे ड्यूटीज के बारे में आप जरा सा देखिए, यानी कि मैंने पहला चर्चा कर लिया। दूसरे जो है कंटिजेंसी फंड, जिसको आकस्मिक निधि कहते हैं, ये आपको देख रहे हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड जो था वो आर्टिकल 266 में आता है। और कंटिजेंसी फंड आकस्मिक निधि, जो अकस्मात खर्च करने के लिए पर्स होता है, तो उसके लिए हम लोग आकस्मिक निधि उसको कहते हैं। और ये देखेंगे 267 आर्टिकल में है, तो 267 आर्टिकल भी आप देख रहे हैं फाइनेंस से ये रिलेटेड है, स्टेट और सेंटर के, तो वहाँ आकस्मिक निधि पर भी ये दोनों सरकार का, यानी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार के आकस्मिक निधि से खर्च पैसे का भी ऑडिट करता है और उन यूनियन टेरिटरी का भी करेगा जहाँ पर विधानसभा होंगे। इसके अतिरिक्त इसी के साथ साथ देखेंगे पब्लिक अकाउंट फ्रॉम पब्लिक फंड, जिसको हम लोग खाता भी कहते हैं या लोक निधि कहते हैं, जो ये भी आर्टिकल 266 में आता है। इसका भी भारत सरकार के पब्लिक फंड का, स्टेट सरकार के पब्लिक फंड का चेकिंग आप देखेंगे कैग करता है। तो ये हम लोग को पता चल गया। इसके अतिरिक्त से हमारे कैग जो है, जितने भी ट्रेडिंग होते हैं सरकार के, भारत सरकार, राज्य सरकार, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट का, इसी प्रकार से अदर कोई अकाउंट्स हो, अदर कोई दूसरा कोई और सहायक अकाउंट्स हो, उन सभी को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये अंडर द पावर ऑफ कैग होता है, यानी कैग के पावर के ही अधीन है। कैग ही इनका भी चेकिंग करता है।
चाहे वो भारत सरकार का ट्रेडिंग हो, चाहे राज्य सरकार का ट्रेडिंग हो, उन सबको यह चेक करता है। ये कैग के राइट्स में है, ड्यूटीज के बारे में, ड्यूटीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैग जो करते हैं वो जितने भी भारत सरकार के रिसिप्ट होते हैं, प्राप्ति और व्यय यानी खर्च, जितने भी प्रकार के भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्राप्ति हैं या व्यय हैं, इन सब का भी ऑडिट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, इन सब का जिम्मेदार जो अथॉरिटी है ऑडिट करने का वो भी कैग है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैग ही उनका चेकिंग करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा यदि जब रिक्वेस्ट किया जाए यानी अनुरोध किया जाए कैग से, तो वह किसी अन्य अथॉरिटी का भी ऑडिट करने के लिए अधिकृत होते हैं। यानी अन्य का ऑडिटिंग करने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर का आज्ञा चाहिए, तो कैग ऑडिट करेंगे। कैग लोकल बॉडीज का भी, यानी कि जो निचले लेवल के सेंटर है, लोकल बॉडीज, उनका भी कैग ऑडिट कर सकता है। तो ये सब हम लोग ड्यूटीज में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इनके ड्यूटीज के बारे में और देखिए, थोड़ा सा और देख लें हम लोग। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशंस का है, यानी यह बाहरी ऑडिटर्स भी हैं गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन का, यानी जहां सरकार कॉर्पोरेशन का मालिक है वहां पर ये ऑडिट करते हैं। इसी प्रकार से सरकार की जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा हैं, नया आ गया कंपनीज एक्ट 2013, उसके द्वारा जितने भी गवर्नमेंट कंपनी हैं वो अंडर ऑडिट ऑफ द कैग आती है। इसी तरह से आप देखेंगे नॉन इंश्योरेंस जो गैर बीमा कंपनी है उनका भी, या नॉन बैंकिंग या गैर बैंकिंग वाले जो बैंक्स हैं वो भी उनमें जिसमें सरकार का 51% एटलीस्ट शेयर होता है, उसका भी ऑडिटिंग की राइट्स कैग के पास है। तो कैग का एक मल्टी रोल्स है भारत के परीक्षण में, तो ये हम लोग जान गए। इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखें तो कैग ने बताया है कि इतने हम लोग ड्यूटीज पढ़ने के बाद भी विनोद राय का स्टेटमेंट है, जो कि हमारे 11वें कैग रहे। उन्होंने कहा कि 60% ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग डज नॉट कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द कैग, यानी इतना ड्यूटीज होने के बाद भी एक आपको कैग विनोद राय साहब 11वां जो थे, उन्होंने बताया कि 60% एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट फंड हैव नॉट कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ कैग। कैग के अंडर में वो नहीं आता जांच के दायरे में। इतना हम लोग जान रहे हैं, इतना देखने के बावजूद भी हम लोग को दिख रहा है कि वो बचे हुए 60%। तो ये सब भी माइंड करने की बात है, ये हम लोग देखेंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा 150 के बारे में देखें, ड्यूटीज के बारे में पढ़ लिए। 150 आर्टिकल हम लोग को क्या बताता है? ये बताता है कि केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के संदर्भ में राष्ट्रपति को कैग सलाह देगा। यानी यहां हम लोग देख रहे हैं सेंटर और स्टेट के लेखाओं के फॉर्म ऑफ अकाउंट। लेखाओं, अकाउंट का मतलब हो गया लेखा, खाता। खाता के स्वरूप का, किस तरह से खाता का स्वरूप होगा, किस तरह से लेखा का प्रारूप होगा, उसके लिए राष्ट्रपति से एक कैग से सलाह लेते हैं और उसी के अनुरूप लेखांकन का प्रारूप की जांच होती है। तो लेखांकन का प्रारूप के संदर्भ में भी कैग राष्ट्रपति को सलाह देता है कैसा होना चाहिए लेखाओं का प्रारूप। तो ये सब बातें हम लोग को समझ में आ गया। 150 में आप देखिएगा एडवाइस ऑफ कैग है। कैग की सलाह किसको है? राष्ट्रपति को है। किसके संदर्भ में है? अकाउंट का जो प्रारूप होना चाहिए, खाता का जो प्रारूप होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में सलाह देता है
एडवाइस देता है। इसके अतिरिक्त ये भी आप देखेंगे एक तरफ से ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी रख सकते हैं, आप रखते भी हैं। 150 भी एक तरह से आप देखेंगे अंडर द ड्यूटीज एंड पावर्स है। सलाह देना भी एक प्रकार से क्या है, ये ड्यूटी भी है। राष्ट्रपति हमसे सलाह मांग रहे हैं, कैग से सलाह मांग रहे हैं, तो कैग सलाह दे रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कैग का जो पावर्स भी दिख रहा है यहाँ पर, कैग का पावर 151 में भी दिख रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि 149 में सब आर्टिकल्स आए, 148 में दिखेगा, 50 में दिखेगा, कंडीशन ऑफ सर्विसेज 148 का यहाँ दिखेगा, वो उसका राइट्स हो गया। कंडीशन ऑफ सर्विसेज उसको राइट्स दे रहा है, पावर दे रहा है। तो इस तरह से आपसे 151 में क्या है, हिंदी में इसको हम लोग संपरीक्षा पत्र निवेदन कहते हैं। संपरीक्षा यानी एग्जामिंग रिपोर्ट होगा। कैग जो ऑडिटिंग कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑडिटिंग कर लिया, उसको वह आप देखेंगे केंद्र स्तर पर है तो प्रेसिडेंट को देगा, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो गवर्नर को हैंड ओवर करेगा। तो ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये भी दोनों आप देख रहे हैं 151 के तहत केंद्र के ऑडिटिंग को प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखाते हैं, पार्लियामेंट से पीएसी में चला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास चली जाती है, जो अंतिम रूप से कैग की रिपोर्ट को देखती है और कैग के एडवाइस पर एक्शन लेती है। यानी कैग के सलाह पर वो जांचती है कि क्या सही है क्या नहीं है, और भरसक वो कैग के सलाह को मानती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो आर्टिकल 279 एक है, यहाँ पर देखेंगे ये भी केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सर यहाँ से कैग का देख रहे हैं वित्तीय राज्य संबंध से आपको काफी 266 का क्या करना है, 267 का क्या करना है, इसी तरह से आपको 279 आर्टिकल्स आपको दिख रहा है जो नेट प्रोसीड्स के बता रहा है। शुद्ध आय, इसको नेट प्रोसीड को हिंदी में शुद्ध आय कहते हैं। तो भारत के शुद्ध आय को बताने वाला अगर कोई फाइनल पर्सनालिटी है, अंतिम व्यक्ति है, तो वह कैग है। वही फाइनल सर्टिफिकेट देता है कि सरकार की शुद्ध आय कितनी हुई। तो आप देखेंगे ये आर्टिकल 279 के द्वारा हम लोग को ज्ञात होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड शेड्यूल्स था, थर्ड शेड्यूल यानी तृतीय जो अनुसूची थी, उसमें कैग का शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया था। इसी प्रकार से 6 शेड्यूल्स में वह जो 6 शेड्यूल्स में आप जानते हैं ट्राइबल्स लोगों के एरियाज में जो प्रशासन होती है, यानी शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में इसमें रहता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो चर्चा किया गया 6th शेड्यूल में, 6ठे अनुसूची में, उस 6ठे अनुसूची में भी गवर्नर के परमिशन से, प्रेसिडेंट के परमिशन से, गवर्नर के परमिशन से वह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी या रीजनल काउंसिल का भी ऑडिटिंग करता है। ये इतना हम लोग देख रहे हैं 149 में इतने हम लोग कर्तव्य और शक्तियों के बारे में डिस्कस किए। इसके अतिरिक्त आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना लीग से हट के निर्णय दिया, जिसको हम लोग पाथ ब्रेकिंग जजमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और उसमें बताया कि जो कैग जनरल हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, वह प्राइवेट फर्म्स का भी ऑडिट करेंगे जो कि गवर्नमेंट से रेवेन्यू शेयर करते हैं। तो ऐसे प्राइवेट फर्म्स जो गवर्नमेंट से रेवेन्यू शेयर करते हैं, उनका भी कैग जांचेगा, ऑडिट करेगा। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप भारत के कैग को देखेंगे, वह इंटरनेशनल का भी ऑडिटिंग करता है। जैसे यूएन में भारत का कैग वहां पर ऑडिटिंग काउंसिल का मेंबर है, वहां वो यूएन के कई इंस्टीट्यूट का वो चेकिंग करता है। जैसे आपको
यूएन ऑर्गेनाइजेशंस का अभी आप देखेंगे 11 से भी अधिक यूएन ऑर्गेनाइजेशंस का वो ऑडिटिंग मेंबर्स है और कई का चेयरमैन भी। जैसे आप देखेंगे यूनियन सेक्रेटेरिएट में वो चेयरमैन है, कैग वहाँ का ऑडिटिंग का वो चेयरमैन है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैग का एक ड्यूटीज एंड पावर्स बहुत व्यापक है। फिर भी विनोद राय बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 60% से भी अधिक का कैग ये स्क्रूटिनी नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। जब हम लोग चैलेंज का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम लोग को देख पा रहे हैं कि कैग जो है अपना जो ऑडिटिंग होता है लास्टली पीएसी कमेटी को देता है। एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक खाता समिति भी कहते हैं। 1919 अधिनियम के द्वारा इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया पीएसी को। तो आप जानिए पीएसी 1919 अधिनियम के द्वारा आ गया। आफ्टर ऑडिटिंग ऑफ द कैग वो एग्जामिन करता है, वो देखता है उसको। और इस तरह से आप देखते हैं कि कैग जो होता है अपना ऑडिटिंग रिपोर्ट्स लास्टली पीएसी को दे देता है सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल के पार्लियामेंट को दे देता है और स्टेट लेवल में असेंबली को दे देता है। लास्टली वो असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबली के पीएसी के पास जाता है थ्रू द प्रॉपर चैनल, प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में और उसके बाद पीएसी में, तो प्रॉपर चैनल में जाता है। जो कैग के रिपोर्ट होते हैं उनमें 3 प्रकार का रिपोर्टिंग होती है। एक का नाम है विनियोग विधेयक, जिसको हम लोग इंग्लिश में एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, विनियोग विधेयक को। तो विनियोग विधेयक के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जितने भी बजट पारित किया जाता है वो विनियोग विधेयक में पारित किया जाता है। तो इस तरह से विनियोग विधेयक का ऑडिटिंग रिपोर्ट जारी करते हैं, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है वो फाइनेंस अकाउंट का वित्त विधेयक के भी ऑडिटिंग रिपोर्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, यानी जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनका भी वो ऑडिटिंग रिपोर्ट देते हैं। तो इस प्रकार से कैग का जो रिपोर्ट होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक विनियोग विधेयक का ऑडिट रिपोर्ट, एक वित्त विधेयक का ऑडिट रिपोर्ट और दूसरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का यानी सरकारी कंपनियों का ऑडिट रिपोर्ट। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी को अर्जेंट मैटर्स पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देना हो या डिलीबरेशंस करना हो, उसका व्याख्या करना हो, उसमें भी हमारा जो कैग है असिस्ट करता है। पीएसी जानते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री मेंबर से मिलकर बना होता है, उनको टेक्नोलॉजिकल उतनी जानकारी नहीं रहती है, तो कैग उनको तकनीकी जानकारी मुहैया कराता है, कैग उनको तकनीकी जानकारी देता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कैग एक इंटरप्रेटर भी है, व्याख्या करने वाला है ऑडिटिंग का, ट्रांसलेटर है, अनुवाद करता है, एक्सप्लेनिंग करता है, एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो उसका बड़ा रोल है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जहां करेक्टिव एक्शन की नीड है, सुधारात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता है, उसके लिए भी कैग एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वह वो करेक्टिव एक्शन पर भी अपना सजेशन देता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैग सजेशन देता है उस पर काम करना है कि नहीं है वो बाधक नहीं। तो कैग तो मान लिया कि करेक्टिव एक्शन दे दिया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन यदि काम नहीं कर रहा है तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सुधार की आवश्यकता है। कैग का जो डायरेक्शन है उस पर काम करना चाहिए। तो ये सब हम लोग कैग के कार्य और शक्तियों के बारे में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी ऑफ कैग पढ़ेंगे। थैंक यू।